नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं। वो 14 सितंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम यहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज ओवैसी सुल्तानपुर में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। कल ओवैसी अयोध्या के दौरे पर थे। वहां कई विवादों की वजह से वो सुर्खियों में रहे और लखनऊ एयरपोर्ट से करीब 5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। कस्टम डिपार्टमेंट के हवलदार पर सोने की तस्करी करवाने का आरोप लगा है। 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाद से आने वाली फ्लाइट से सोना मुजफ्फरनगर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिवाली पर अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं पीएम। ये बड़ी जानकारी सामने आई है अब से थोड़ी देर पहले। इस बार दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रह सकते हैं। भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और उसके साक्षी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। आपको याद होगा पिछले साल दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी काशी में थे और इस बार वो अयोध्या में रहेंगे जहां पर दीपोत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा कई और कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। तो अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि इस बार दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ कई और कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई थी कि सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का कई बार दौरा करेंगे। उनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दीपावली के मौके पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। वो दीपोत्सव में शामिल होंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, कई और कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, उसका भी वो हिस्सा बनेंगे। याद करिए पिछले साल दीपावली के मौके पर काशी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया था और उस पल के गवाह बने थे प्रधानमंत्री मोदी जब वो भगवान शिव की नगरी काशी में मौजूद थे और इस बार वो दीपावली के मौके पर अयोध्या में रहेंगे। और हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। अजीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है पीएम के अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर? किस तरीके का इस बार दीपोत्सव पिछली बार के दीपोत्सव से या उससे पहले के दीपोत्सव से अलग होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अमित, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा और दिव्य होगा और साथ ही अलौकिक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बात का आग्रह किया है कि वो दीपोत्सव में उसका हिस्सा बने। और अभी एक जो खबर है वो यही है कि प्रधानमंत्री दीपोत्सव पर आएंगे और जो राम की पड़ी पर आपने देखा कि 4 दीपोत्सव मना चुकी है सरकार, ये 5वां दीपोत्सव होगा और दीपावली के एक दिन पहले वहां दीपोत्सव मनाया जाता है। तो राम जन्मभूमि पर जाएंगे, दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, जो निर्माणाधीन स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके साथ ही राम की पड़ी पर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, दिए जलाकर, यानी भव्य दीपोत्सव का होगा। सरयू आरती में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री और राम कथा संग्रहालय यानी जो राम म्यूजियम है जहां भगवान राम से जुड़ी चीजें रखी जाएंगी। हालांकि इसको लेकर अमित, विपक्ष जरूर कई सारे सवाल खड़ा करता है कि बीजेपी राम के सहारे है, राम के पीछे छुप जाती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो चाहे राजा भैया हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो या कल ओवैसी अयोध्या गए थे, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या वो जाएंगे। लेकिन बीजेपी इसीलिए सवाल खड़ा करती कि अयोध्या जाइए तो रामलला के दर्शन भी करिए। तो अब प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी उस समय अपने चरम पर होगा और पहले से ही तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री अब महीने में 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल होगा, साथ साथ धार्मिक माहौल होगा, वो एक बड़ा कार्यक्रम होगा और विश्व स्तर पर 40 किलोमीटर अयोध्या के पूरब, 40 किलोमीटर जो पश्चिम, जो अयोध्या को बसाने की तैयारी चल रही है, जो अयोध्या के विकास के विजन डॉक्यूमेंट है उसको प्रधानमंत्री कई बार देख चुके हैं। मुख्यमंत्री हर महीने लगभग अयोध्या जा रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए दिया जो राम मंदिर के मॉडल पर बनेगा। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट हो, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज हो, अयोध्या धाम का बस स्टैंड हो, सब कुछ बनकर तैयार हो रहा है। 15 से 20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहां बड़े बड़े जो संस्थान है वो भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगी और इस बार का दीपोत्सव अब तक के जितने दीपोत्सव हुए हैं उनसे बड़ा और खास होगा। और
चाहे झांकी की बात हो, शनिवारती की बात हो, रामपहड़ी की बात हो, रामकथा संग्रहालय की बात हो और अयोध्या के डेवलपमेंट की बात हो। तो अमित, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम धार्मिक तो होगा ही, इसके साथ उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को बेचैन इसलिए कर रहा है क्योंकि एक सियासी माहौल भी बनेगा। और ये कहा भी जा रहा है जीत कि 2022 की सियासत का केंद्र बनती जा रही है अयोध्या। सभी राम का नाम भी जप रहे हैं और कुछ लोग राम से दूरी भी बनाए हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर राम चर्चा में है। और अब जबकि बड़ी जानकारी सामने आई है कि दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाएगा। लेकिन इससे पहले भी दीपोत्सव के मौके पर कई बार यूपी सरकार की तरफ से जब भव्य आयोजन किया गया, वहां पर रिकॉर्ड बनाया गया, तब भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। लेकिन बीजेपी बार बार ये साफ करती है कि राम हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और इसी वजह से हम बार बार राम के दर पर जाते हैं, राम का दर्शन करते हैं। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री मोदी भी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत ये बता रहे थे कि एक बार फिर से राम की पैड़ी भव्य दीपोत्सव का गवाह बनेगी, एक बार फिर से यहाँ पर कीर्तिमान रचा जाएगा। और खास बात यह रहेगी कि इस बार देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी भी इस पल के गवाह बनेंगे। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। नोएडा के सुपरटेक मामले में एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंच गई है। एसआईटी चेयरमैन संजीव मित्तल नोएडा अथॉरिटी पहुंचे हैं। 2004 से 2021 तक तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका की जांच पड़ताल की जानी है। 2017 से 2021 तक जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही, उनकी भी जांच होगी। पिछले 17 सालों तक तैनात रहे अधिकारियों का डेटा खंगालने में एसआईटी इस वक्त जुटी हुई है। आज तीसरे दिन ट्विन टावर निरीक्षण कर टीम वहां से भी कुछ और साक्ष्य जुटा सकती है, कुछ और तथ्य वहां से इकट्ठा कर सकती है। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक ट्विन टावर बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया है और उसके बाद से पूरा मसला गरमाया हुआ है। एसआईटी की जांच चल रही है, उसकी जांच का आज तीसरा दिन है। एक बार फिर से एसआईटी नोएडा अथॉरिटी पहुंची है। और हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह तीसरा दिन है, एसआईटी की टीम फिर पहुंची है। सबसे पहले यहाँ पर जो आईआईडीसी के चेयरमैन और एसआईटी के अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल, वो पहुंचे। उसके बाद एसआईटी टीम के एक सदस्य हैं जिनका नाम अनूप कुमार है, वो भी पहुंचे हैं। सीओ नोएडा अथॉरिटी भी पहुंच चुकी है। यानी हलचल एक बार तीसरे दिन भी देखने को मिल रही है। और आज जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये मौके पर निरीक्षण भी ट्विन टावर का हो सकता है। जो एपेक्स और सियान टावर है, जिसको गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको जो है आज उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है कि क्या कुछ खामियां रही थी शुरुआती दौर में। और जिस तरीके से एक नया फैक्ट सामने आया है कि शुरुआती तौर में ये देखा गया कि 2004 से 2017 के बीच जो अधिकारी तैनात रहे, उनका डेटा खंगाला जा रहा था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 2021 कर दिया गया है। यानी प्लानिंग विभाग में जो कुछ खामियां रही उस दौरान जो अधिकारी रहे, उनका भी डेटा खंगाला जाएगा। और अगर जो किसी की भी भूमिका संदिग्ध मिलती है तो रिपोर्ट, उसका भी नाम भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि कोई भी पहलू ना छूटे, इसलिए ट्विन टावर का मौके पर निरीक्षण किया जा सकता है, जो सूत्र लगातार जानकारी दे रहे हैं। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। नोएडा आज तीसरे दिन एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंच गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस लिस्ट में भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर हैं। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को फोर्स रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए सभी एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छंटनी के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक योगी सरकार में 3 आईपीएस समेत 400 से अधिक पुलिसकर्मी जबरन रिटायर किए जा चुके हैं। 1985 से 2017 तक के शासनादेश का हवाला देकर यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
और अब बात करते हैं ओवैसी के यूपी दौरे की। आज उनके यूपी दौरे का दूसरा दिन है। मिशन 2022 के लिए सियासी जमीन की तलाश में जुटे ओवैसी आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। कल ओवैसी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उनके पहुंचने से पहले ही कई विवाद सामने आए थे। उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स में अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया था। सियासी हंगामे के बाद पोस्टर में दोबारा अयोध्या लिखा गया था। कल उन्होंने अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी को AIMIM की सदस्यता भी दिलवाई थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। और आज वो सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। यहां पर भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कोशिश यही है कि मिशन 2022 के लिए अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में तैयार की जा सके। और हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी है ओवैसी के सुल्तानपुर दौरे को लेकर? देखिए, बस अब से थोड़ी देर में ओवैसी जो है वो सुल्तानपुर पहुंचेंगे। लखनऊ के होटल से वो निकल चुके हैं और आज सुल्तानपुर में उनका दौरा है। 1 बजे के आसपास जो है उनका सुल्तानपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और वहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दलित, शोषित, वंचित समाज का ये सम्मेलन जिसे नाम दिया गया है और उस कार्यक्रम में जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद सुल्तानपुर पहुंचेंगे। ठीक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष मायावती सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर फीडबैक ले रही हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कल भी मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन खत्म होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और आज एक बार फिर से पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है। तमाम सेक्टर अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं ताकि 2022 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा सके। महिला अपने घर पर थी, पूजा पाठ के लिए छत पर जा रही थी और इससे पहले कि वो अपने ही घर की छत पर पहुंच पाती, कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। सड़क पर राह चलते अगर कहीं बंदर दिख जाए तो कुछ लोग उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं, कुछ लोग बचकर निकल लेते हैं। लेकिन अगर यही बंदर किसी के घर पर आ जाए तो उनके आने से किसी परिवार में किसी की मौत हो जाए तो? ये घटना शामली की है। यहाँ बंदर की वजह से एक महिला की मौत हो गई। घटना शामली के कैराना की है। जिस महिला की मौत हुई वो बीजेपी नेता की पत्नी थी। अचानक बंदरों ने उनके ऊपर हमला खोल दिया और वो होपलेस होकर के जो रेलिंग थी, रेलिंग के ऊपर से नीचे गिर गई और गिरने के बाद में उनके शरीर में बहुत गंभीर चोट आई और चोट लगने के बाद में वो सब लोग उन्हें सामने डॉक्टर के यहाँ भी लेकर के आए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जिस महिला की मौत हुई उसका नाम सुषमा देवी था। उम्र करीब 50 साल थी। हर रोज की तरह वो अपनी छत पर पूजा पाठ के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ बंदर आ गया। बंदर को देखकर महिला घबरा गई और रेलिंग से नीचे गिर गई। घायल हालत में सुषमा देवी को लेकर परिजन अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, आज भी गई। आज जब पूजा करके घर पर आई, बंदर जिमाने के लिए छत पर गई थी, तभी हादसा हुआ। कैसे हादसा हुआ? बंदर जी मारी थी, वो बंदर से डर गई और गिर गई। सुषमा देवी बीजेपी नेता अनिल चौहान की पत्नी थी। इस हादसे के बाद से पड़ोसियों के मन में भी बंदरों का आतंक घुस गया। हालांकि लोग कहते हैं कि इससे पहले कभी इस तरह की घटना इलाके में नहीं हुई, लेकिन बंदरों ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया था कि किसी की जान चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए संगठन की तरफ से बड़े फेरबदल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के देवगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जबकि अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया है। बड़े फेरबदल किए गए हैं। 2022 चुनाव को देखते हुए संगठन की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं और इस बड़े बदलाव के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के देवगढ़ जिले के रहने वाले हैं और उनके सहयोगी के तौर पर अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस बड़े फेरबदल को लेकर?
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी एक्शन अब चुनावी मोड में आ चुका है, तो उसको लेकर आज बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट की घोषणा की है। उसके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने जो चुनाव का प्रभारी बनाया है, उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री उनको सहप्रभारी बनाया है, अर्जुन राम मेघवाल को सहप्रभारी बनाया है, सरोज पांडे जो कि सांसद हैं राज्यसभा की उनको सहप्रभारी बनाया है, शोभा करांजले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनको सहप्रभारी बनाया है। उनके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु जो हरियाणा की सरकार में पहले वित्त मंत्री थे, उनको सहप्रभारी बनाया है, और अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको सहप्रभारी बनाया है, और विवेक ठाकुर सांसद हैं राज्यसभा से उनको सहप्रभारी बनाया है। तो एक केंद्रीय मंत्री को प्रभारी और 7 जो लोग हैं उनको, पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको सहप्रभारी बनाया गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से बीजेपी एक्शन मोड में है, कितना सीरियस लेती है, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे में अब लगातार अब चुनाव प्रभारियों की घोषणा हो गई है। अब ये सभी लोग जाएंगे और उत्तर प्रदेश में अपना कामकाज संभालेंगे। उसकी साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड की, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उत्तराखंड में, उनको भी चुनाव प्रभारी बनाया, लोकेट चटर्जी, आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये सब जो टीम है वो बीजेपी ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है। तो अब आगामी दिनों में ये लोग जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में और वहां आगामी चुनाव जो तैयारियां हैं उनको पूरा करेंगे। शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 13 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 3 बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। 19 दिन में 50 से 60 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। पहले 10 करोड़ डोज लगे थे 85 दिन, और 70 करोड़ पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का समय लगा है। ये बड़ी उपलब्धि देश के नाम। आप देखिए किस तरीके से टीकाकरण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज 60 से 70 करोड़ टीका लगने में महज 13 दिन का समय लगा, और जबकि 10 करोड़ टीका लगने में 85 दिन का समय लगा था जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।